सब लोग अच्छे में होंगे। तो आज एक अहम मुद्दा अब जो कि पूरा देश में चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे हमारा फार्मर भाई बहन हैं, उनके ऊपर बड़ा एक इशू जो आया है, जो कि सरकार ने अभी नया फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड द फार्मर सर्विस बिल 2020 को फिलहाल पास किया है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये कितने महीने में हमारे चासी भाई बहन लोगों के लिए सही है, खेती के लिए कितना उपयोगी है। जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, सेल्स क्रॉपर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स है, छोटे किसान है, और उसके बाद जो लैंडलेस लेबर हैं या किसान हैं, तो उनके ऊपर क्या असर करेगा। इस बिल को सही मायने में कितना बड़े किसान हो या छोटे किसान हो, किसान कम्युनिटी को कितना फ़ायदामंद होगा, कितना वो पैसा वहाँ से इनकम कर पाएंगे, और क्या उनको एक रेस्पेक्टफुल लाइफ या विथ डिग्निटी रहने को लिए मिलेगा कि नहीं। तो शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया, ये बिल जो आया था और इसका 3 भाग में विभक्त है। जैसे फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, ये प्रमोशंस एंड फैसिलिटेशंस, इसका एक पार्ट है। दूसरा हो गया फार्मर एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड द फार्म सर्विस बिल 2020। और तीसरा हो गया एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, जो कि बिल हो चुका है उसको 2020। ये सारी चीज़ें के ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं एग्जैक्टली फार्मिंग क्या होता है, फार्मिंग का जो टाइप है पूरे दुनिया में, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसका प्री कंडीशन है, जो आज का सिनेरियो क्या है, फार्मर्स का इशूज क्या है। उसके बाद हम बिल के ऊपर पूरी तरह से चलेंगे। तो मेरा पहला जो काम था कि यही है कि फार्मर इशूज के ऊपर कि कैसा फार्मिंग होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कम्युनिटी बेस्ड फार्मिंग है, कोऑपरेटिव फार्मिंग है और शेयर फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि जो बड़े बड़ी कंपनियाँ हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, वो आते हैं। जैसे हो गया आपका टाटाज हो गया, बिरलाज हो गया, या फिर रिलायंस हो गया, और कोई कारगिल हो गया। ये सब जैसे बड़े बड़े कंपनीज हैं, लोग आते हैं और फार्मर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के हिसाब से आपका फार्मिंग डेवलप होता है। ये पूरी मार्केटाइजिंग होता है, पूरा ये ओपन मार्केटिंग होता है। जैसे चाइनाज में है, इंडोनेशियाज में है, जर्मनी में है, वो डेवलप स्टेट्स में काफ़ी है। दूसरा फार्मिंग होता है कम्युनिटी फार्मिंग। एक कम्युनिटी बेस्ड फार्मिंग होता है कि हम कुछ कम्युनिटी वालों मिल के गाँव में, मोहल्ले में वो कम्युनिटी फार्मिंग किए जाते हैं। उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसका भी हाथ रहता है क्रेडिट देने के लिए। तीसरा है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग, मान लीजिए एक चाषी को, एक किसान को आसान नहीं हो रहा है इस सब चीज़ें के ऊपर करने के लिए, तो वो 2-3 किसान मिलकर काम करते हैं। उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, जो भी होता है आपके अंदर बात सेटल हो जाता है, जो इशूज होता है। और शेयर फार्मिंग में भी लगभग वही होता है। लेकिन भारतवर्ष में आपको पता है कि मोर देन 70% फार्मर जो है वो तो छोटा छोटा किसान है। यहाँ पे शेयर क्रॉपर्स हैं, यहाँ पे लैंडलेस लेबर है, यहाँ पे किराए में वो खेती करते हैं, बड़े बड़े किसान मालिक का खेत में। तो हम जैसे सिनारियोज है हमारा प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा और द न्यू लिबरल एरा में, हम थोड़ा उसके ऊपर गौर करेंगे। आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर जो है 50% नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट में 1947 में, तो मान लीजिए पार्ट ऑफ GDP 50% वो उसका शेयरिंग कर रहा था। और जैसे कि उसमें 70% लोग एंगेजमेंट थे। आज के डेट में 2019 का मैं डेटा दे रहा हूँ आपको, लास्ट तक यानी दिसंबर तक 16.5% हो गया हमारा नेशनल इनकम में, जो हम बोलते हैं उसको कि प्राइमरी और अलाइड सेक्टर्स, और ये घट के 42% ऑफ वर्कफोर्स हो गया। तो धीरे 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 क्या हो रहा है कि लोगों का मन खेती से और ये फार्मिंग से हटता जा रहा है। और इसका रीज़न आप लोग जानते हैं बहुत है कि फार्मिंग को एक जो पूरा देश को फीडिंग करता है, जो हमको चलाते हैं, जो पूरा
न्यूट्रेट फूड सिक्योरिटी के ऊपर उनका योगदान रहता है। उनको इतना डिग्निफाइड, उतना सोशल सिक्योरिटीज, उतना जो बोलते हैं प्राइसिंग या पैकेज क्रॉपिंग में जो प्राइसिंग देना चाहिए था, उनको जो सिस्टम में सुधार होना था, आज भी उनको कोई सरकार ने सही तरह से किया नहीं। तो अब आते हैं बिल के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि बिल में क्या है, तो बिल फार्मर एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस बिल 2020। तो मैंने जितना भी बिल को पढ़ा, यह है सामने आपका बिल, आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये बिल को जितना भी पढ़ा, तो बिल में इतना जो मिल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, और उसका क्यों आज पूरे देश में फार्मर्स हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, बेंगलुरु हो, इसमें तमाम किसान क्यों इसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार क्यों इसको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि ये बिल एक ओपन मार्केटिंग लेके आया है। आपको पता होगा पी.वी. नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट्स में जो मनमोहन सिंह ने किए थे, रिन्यूएबल इरा आया था 1991 में, तो एक इरा था कि वहाँ पे हमने देखा था कि इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल हो जा रहा था, ग्लोबल हो रहा है, आज से ग्लोबल हो लाइक हो गया और ओपन बेस्ट इकोनॉमिक हो रहा है। मुझे माफ़ कीजिए, मैं सारे इकोनॉमिक टर्म्स जो है वो हिंदी में बता नहीं पा रहा। खुली हो गया था मार्केट, हमारा पूरा ओपन हो गया था, जहाँ पे कोई पाबंदी नहीं थी पीछे देशों में आकर जाकर, कुछ में कुछ रेस्ट्रिक्शंस और कुछ गाइडलाइंस सरकार का होता है। तो बिल के ऊपर आते हैं। जैसे यही बताया कि इसमें एग्रो बिजनेस होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, होलसेलर्स, एक्सपोर्ट्स, लार्ज रिटेलर्स और फार्म सर्विस, सेल्स, फ्यूचर्स फार्मिंग के बारे में बताया गया है। वेलनेस का स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर के ऊपर उनका भी कॉन्ट्रैक्ट चालू होगा, उनको भी सही रेट से पैसा दिया जाएगा। तो एक मुद्दा आता है एपीएमसी, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी 1970s के बाद बनी थी इंदिरा गांधी के टाइम में, और वो जैसे पहले फर्स्ट रेगुलेशन हुआ था उस दौरान बनी थी कि एक मार्केट होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो उस मार्केट एक रेट फिक्स करेगी, उसका एक कुछ उनके पास कुछ ट्रेडर्स होंगे लोकल में या फिर कुछ रजिस्टर्ड ट्रेडर्स होंगे और वो खरीदारी करेंगे। उसके बाद एक एफसीआई आ जाता है, एफसीआई सरकार का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो खरीदता है और उसके ऊपर सरकार ने एक एमएसपी जो शुरू किया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि मैं आज भी मानता हूँ कि हमारा किसान भाई बहन के लिए बहुत बुरी चीज़ है। क्यों भाई, हम तो कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस में खरीदो, तो क्यों इसको सपोर्टिव प्राइस किया जाता है कि इतना रेट से कोई कम में नहीं बेचेगा कोई भी। या जैसे धान हो गया, क्या आपका गेहूँ हो गया, पल्सेस हो गया, तो जो भी मंडी सिस्टम चल रहा है आज, उस मंडी सिस्टम के बारे में भी मैं थोड़ा पहले फोकस करूँगा। फार्मर इनटू रिटेन एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी फार्म प्रोड्यूस सच एग्रीमेंट में प्रोवाइड फॉर, ये जैसे प्राइवेट फार्मिंग के लिए है या प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउस के लिए है, और ये 1 से 5 साल तक बीच में उनका फार्मिंग रहेगा और कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगा। सिर्फ फार्मर्स जो मतलब ज़मीन का लैंड टेनर नहीं है, जो ज़मीन का मालिक नहीं है, जो मतलब जिसके साथ जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो खेती उगा रहा है, वो फार्मर के साथ ये कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग के साथ। और तो सेकंड चीज़ ये है कि जो इंटरस्टेट ट्रेडिंग होता था, कॉमर्स होता था मार्केट में, पहले ये रेस्ट्रिक्टेड था कि आप ट्रेडर्स के पास रेस्ट्रिक्शन थे, ऐसे तो किसानों ने जाकर दूसरे राज्यों में बेच रहे थे। ये पूरा ख़त्म हो जा रहा है, इस बिल के माध्यम से हो जाएगा। और इसके हिसाब से कोई भी खेती की वन नेशन वन मार्केट की जो बात किया जा रहा है वो हो सकता है, मतलब उसको सरकार करने की कोशिश करेगी इस बिल के माध्यम से। जैसे कोई भी खेती, मान लीजिए छत्तीसगढ़ का कोई फार्मर उड़ीसा में या फिर आंध्रा में बेच सकता है, लेकिन उसको कितना फायदा होगा ये भी जानना ज़रूरी है। और इसमें ये भी लिखा गया है कि प्राइसिंग का जो है, प्राइसिंग इन दोनों के बीच में डिटर्मिनेशन करेगा, और जनरल गारंटी प्राइस ऑफ पेड सबसे प्रोड्यूस एपीएमसी या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और सुइटेबल बेनिफिट बेंचमार्क भी इसमें दिया गया। डिस्प्यूट कैसे सेटलमेंट होगा, ये एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इसका प्रोसीजर है। जैसे एक
डिस्प्यूट सेटल करने के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो सकते सब डिविजनल अथॉरिटी डिसाइड टू डिस्प्यूट अंडर द फार्मिंग एग्रीमेंट। लेकिन इसमें किसान के खेती के ऊपर कोई मालिकाना नहीं जाएगा और यदि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर उसके पास कोई एग्रीमेंट तो चला जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि पावर है कि बार बार इसको रिव्यू करेगा कैसा हो रहा है क्यों हो रहा है। एक गाइडलाइन सेटअप होगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जुरिडिक्शन सिविल कोर्ट्स में होगा, पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक्स रूल, इसके ऊपर रूल्स भी बना सकता है। और एक चीज़ था कि ये जो बिल है ये जो मतलब सरकार का दावा यही करने हैं कि ये बिल हमें किसी एमएसपी जो मैंने पहले बताया था इससे कोई लेन देन नहीं है। जैसे मंडियां है, मंडी पूरी तरह से पहले तरफ से चलेगा और ये एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी, एक कैश क्रॉप डेवलपमेंट, किसी भी जगह बेच सकता है, एक नेशंस और एक बाज़ार के बात जो कर रहे हैं वो भी होगा। और ये हमारा एग्रो इकोनॉमिक्स एग्रोनॉमिक्स जो बोलते हैं, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स को जोड़ के एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब, यहाँ पे नया इकोनॉमिक हब, यहाँ एग्रीकल्चर हब क्रिएट करेगा। फार्मर का किसानों का इनकम दोगुना होगी और इसमें ये सेलिंग का लीज रहेगा, पूरा ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और जैसे आपका गेहूँ है, कॉटन से उसके प्रोडक्शंस के ऊपर ये कैश क्रॉप हो जाएगा इवन धान भी, और उसमें कमर्शियलाइज होगा और ये कमोडिटी की तरफ से यूज होगा। लेकिन जो बार बार तमाम आवाज़ें आ रही हैं पूरे सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट से, मजदूर संघ से या फिर किसान संघ, जितने भी किसान हैं, यूनियंस हैं और स्वराज इंडिया की तरफ से, पहला जो इशू है कि आपने क्या कर दिया इस बिल में, जो इशूज के ऊपर अभी मैं बात करना चाहता हूँ कि पहला इशू है आर्थिक, बोल रहे हैं कि मिडिल मैन जो है इसके बीच में जो ट्रेडिशनल लोकल मिडिल मैन जो होता है वो पहले से ही सारे किसानों को, जो गरीब किसान रहते हैं या छोटा मोटे किसान रहते हैं, उनको पैसा देते हैं फसल करने के लिए, और फसल होने के बाद उन लोग जो एमएसपी से काफ़ी लोअर प्राइस में खरीदते हैं। मान लीजिए उड़ीसा में एमएसपी अभी 1750 है एक अच्छा क्वालिटी धान के लिए, तो वो खरीद लेंगे 1300-1400 रुपये में, और ये सदियों से चलता रहता है। और ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग हो, कोऑपरेटिव फार्मिंग हो, कोई भी फार्मिंग हो, ये बंद होने वाला नहीं है। सेकेंड बड़ा चीज़ इशूज यही है कि उनको कैसे, जैसे एमएसपी के ऊपर सबका फोकस है, के ऊपर सारे विरोध है कि भाई हमारा कुछ गवर्नमेंट ने सेटल किया था कि कुछ मिनिमम प्राइस है कि जो उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। वो भी आजकल की जो डेटा है 6 से 10% मान लीजिए, हार्डली 10% फार्मर्स पूरे के पूरे रेट में बेचते हैं आपका अनाज प्रोडक्शंस को। उसके बाद भी और तो 30-40% लोग पहुँच जाते हैं, उसमें कटिंग होता है कि मान लीजिए 20-50 किलो का पेड़ी है तो उसको 5 किलो काट दिया जाएगा, वो मंडी में जाएगा, सरकारी या मंडी में, यही बता रहा हूँ। इसमें एजेंसीज होते हैं, डीलर्स होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट का स्टाफ्स होते हैं, इन सब के पास चला जाता है कुछ मुनाफा और उनको सबके पास चला जाता है। तो उसको ये बिल पूरी तरफ से नकार दिया है। उसको कैसे लीगलाइज किया जाएगी, क्योंकि पूरे 100 के 100%, 100 तो कभी नहीं होता, नहीं तो मान लिया 90% या 80% फार्मर्स को कैसे लीगलाइज एक राइट दिया जाए, उनको डिग्निफाइड राइट दिया जाए कि भाई तुम्हें जो एमएसपी है मिलना चाहिए किसी भी हाल में। उसके लिए इतना बड़ा मैकेनिज्म कोई सरकार आज तक नहीं है। वो एमएसपी के ऊपर ये बिल पूरा साइलेंस है, कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि ये ख़त्म नहीं होगा, ये भी चलेगा वो भी चलेगा, लेकिन ये गलत है। अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो एमएसपी पर कोई ध्यान नहीं देगा नहीं, मंडी को इतना लोग जाएंगे भी नहीं, ऐसे एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा और कॉर्पोरेटाइज हो जाएगा। जो एक स्वामीनाथन कमेटी का, मैंने स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट भी निकाला है, ये जो है नेशनल कमीशन फॉर फार्मिंग के लिए, फार्मर्स के लिए 2004 में जो हुआ था, तो उनका एक बड़ा कुछ एरिया था कि जैसे लैंड कम होना चाहिए था, लैंड होल्डिंग होना चाहिए था, उसके चेंजेस नहीं हुआ था। डेफिनेशंस के लिए स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर के बाप और जो उनका सोशल सिक्योरिटी है, हेल्थ सिक्योरिटी है,
इरिगेशन से क्रेडिट कैसे उनको आसानी से पहुंचाया जाएगा, फेलुअर्स क्रॉप होने के बाद उनको जैसे बीमा का फसल अच्छी तरह से दिया जाएगा। इस तरह पे इशू ये भी पूरी तरह से नेगोशिएट नहीं करता। लेकिन स्वामीनाथन कमेटी ने ओपन मार्केटिंग सिस्टम फॉर पोटेशियम की बात की थी। एक इरिगेशन का भी इसके बिल्स के ऊपर कुछ ये नहीं है। उसके बाद और 3-4 जो इशू जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कवर ऑल क्रॉप्स बैक क्रॉप्स इंश्योरेंस विद विलेज एंड नॉट ब्लॉक यूनिट इन फॉर असेसमेंट। तो ग्रास रूट लेवल में जो खेती का जो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए था फार्मर्स को इंश्योरेंस और उनको सोशल सिक्योरिटी देने का पूरा ग्रास रूट डेवलपमेंट, वो सब जो स्वामीनाथन कमेटी का तमाम रिकमेंडेशन इस बिल में इग्नोर किया गया है, उसको दिया नहीं। काफ़ी बातें उन्होंने की। वुमेन एसएसजी को ये है स्टोर ग्रेन वाटर सर्विस जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है रिक्रूटमेंट के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए, लाइवलीहुड इनिशिएटिव करने के लिए, और इसको कैश क्रॉप को प्राइमरी जो नीड्स है, प्राइमरी क्रॉप्स है जो रेजिस्टेटिव फूड से कैश क्रॉप को ट्रांसफर करने के लिए, नया टेक्नोलॉजी लाने के लिए, और बेसिकली जो ट्रेडिशनल फार्मिंग को मॉडर्न फार्मिंग में बनाएंगे, वो एक बड़ा इशू था। वो भी शायद इस बिल नया विधेयक में नहीं है। और पानी पंचायत के ऊपर जो जल स्वराज एंड ग्राम सभा सर्विस जो पूरा स्वामीनाथन कमेटी का काफ़ी रिपोर्ट का मैंने निकाला था, और मैंने उसको देख के जो इशूज है वो भी पूरी तरह से ये भी आपका नया विधेयक इग्नोर करता है। और जैसे मैंने बताया कि आपका स्टेट फेडरल ऑटोनॉमी जो होता है, हमने कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस में होंगे तो पता चलेगा कि आजकल क्या हो रहा है कि स्टेट डोमिनेंस, स्टेट का मतलब नेशनल स्टेट, नेशनल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेंस करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही अधिकार है 249 के अंतर्गत कोई भी स्टेट्स आइटम के या फेडरल आइटम्स के ऊपर आपका कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका लॉ बना सकता है, और वो डोमिनेंस बिल में भी लिखा गया है कि वो सेटलमेंट करेगा और इंटरवेंट भी कर सकता है। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर था, जो मंडियाँ करते थे स्टेट गवर्नमेंट ने, और एमएसपी क्या बोलते हैं आपको, एमएसपी को डिसाइड कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके पीछे में जो कुछ टैक्सेस का जो आ रहा था यहाँ पे परचेजिंग में, प्रोक्योरमेंट्स में, तो उसमें जो आ रहा था स्टेट को थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था। तो स्टेट का जो रूल्स है अपनी खेती के लिए वो थोड़ा बहुत दिक्कत है। ये इसको स्टेट का ऑटोनॉमी कहीं से कहीं ना इसमें थोड़ा बहुत जा रहा है, फेडरलिज्म और फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ये थोड़ा हावी हो रहा है। और जैसे मैंने बताया कि मेजर जो फोकस है इस बिल्स में जो साइलेंट रह गया था, उसको एक बार एनालाइज कर दो और फाइनली उसको एक सिस्टम बता दो कि जितने भी कृषि संगठन है इस देश में, कृषि जितने भी लीडर्स हैं, उनको भी ये बिल बनने से पहले बीजेपी सरकार यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट्स ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। ठीक है, पहला बिल के ऊपर ज़्यादा विरोधी है, थर्ड सेकंड और थर्ड में इतना नहीं है कि आप एमएसपी के ऊपर क्यों क्लैरिटी नहीं की जाए। उनको जो लीगल राइट्स है, कृषि आप मांग रहा है कि लीगल राइट्स आपने वो डिसाइड किए हैं, जो एमएसपी होना चाहिए उसको आप लीगलाइज कीजिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए। और किसी पहले भी ऐसे मार्केट ऑपरेटिंग में जा रहा था, मार्केट ऑपरेटिंग कर रहा था, उसको जो बल है, उसको जो इरिगेशन चाहिए, क्रेडिट फैसिलिटीज चाहिए, उसको मैक्सिमम सैलिंग प्राइस जो है वो आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, उनका ऑटोनॉमी नहीं हो पा रहा है। ऑटोनॉमी आप ऑटोनॉमी के नाम पर उसको कॉर्पोरेट कर रहे हैं। इसके लिए किसान साथ पूरे सड़क में आ गया है, और तमाम जितने भी उसके एक्टिविस्ट हैं और टोटल जैसे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा से ज़्यादा पार्टीज बिल को विरोध किए हैं कि इसको ना किया जाए, क्योंकि किसान का खिलाफ में है। और जो बहुत बड़ी चीज़ें हैं जैसे एमएसपी होगा, मिडिल मैन का रोल्स क्या होगा, उसका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट का इशूज क्या होगा, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लॉसी हो जाएगा तो छोटे यहाँ पे पूरे सेल्स क्रॉपर्स यहाँ पे फार्मर्स का क्या होगा, उनके फर्दर्स इसके ऊपर पूरे साइलेंस है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बिल के ऊपर मैंने कुछ अच्छा कमेंट्स और कुछ इशूज जो एक्सप्लेनेशन का बिल था मैंने बता दिया आपको, और उम्मीद है कि ये लोग अब लोग इसको थोड़ा ज़्यादातर पे शेयरिंग और लाइक करेंगे। और जो भी कोई इशूज है इस बिल के, इस वीडियोज़ के ऊपर,
या फिर कोई छूट गया हो उससे, तो आप मुझे प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर और कुछ फोकस करूँगा, बोलूँगा। थैंक यू। फिर से बोलना चाह रहा हूँ, अब आज जय जवान जय किसान जय विज्ञान इस देश होना चाहिए। थैंक यू।